Good morning, students. Welcome to the second part of the interactive session. In the last video, I taught you about the 11 primary helping verbs, mean primary auxiliaries. Today, I will teach you about the modal helping verbs, or you can say modal auxiliaries. They are 13 in numbers: can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must, need, dare, used to. तो अब आपने अच्छे से जान लिया होगा कि हम लोगों ने इस सेकंड पार्ट ऑफ इंटरेक्टिव सेशन में हमें ये 13 मोडाल्स के बारे में डीपली जानना है। पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से जो 11 हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, जो कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, हमने बहुत अच्छे से किए और वो लेंथी सेशन भी था। और लेकिन हम लोगों ने हर एक डीप चीज़ों को, हर चीज़ को एलैबोरेट तरीके से समझा। जो इंटरैक्टिव सेक्शन होते हैं वो हमेशा लेंथी ही रहते हैं। आपको पेशेंटली हर बात को समझना होगा, नोट करना होगा, और मुझे लगता है कि यही चीज़ जो है आपको बहुत करेक्टली जो है किसी लैंग्वेज को राइटिंग में, स्पीकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको मोडाल ऑक्सिलरीज या मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि 13 है नंबर्स में, ये मैं आज आपको कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैन को लेता हूँ। तो पिछले जब हम लोग मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स विदाउट इंटरैक्टिव सेशन किए थे तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जो कैन है वो हमें हमारी प्रेजेंट की कोई कैपेसिटी, कोई क्षमता या प्रेजेंट की कोई योग्यता के बारे में बताता है। वो योग्यता हमारी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। तो हमें ये समझना है कि जहाँ पर कैन हमारी कोई फिजिकल एबिलिटी को बता रहा है, जैसे कोई हम फिजिकल काम करने में बड़े सक्षम होते हैं कि आई कैन क्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, उसमें मैं फिजिकल एबिलिटी को जो है शो कर रहा हूँ, कैपेसिटी शो कर रहा हूँ, क्षमता को शो कर रहा हूँ। और अगर मैं कोई मेंटली वर्क करता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस सम को, इस सवाल को हल कर सकता हूँ, तो उस सेंस में भी हम लोग मेंटल एबिलिटी में भी कैन को यूज़ करेंगे। हमें ये समझना है जो इसकी सेंस है वो सकता हूँ की आएगी, और इसके साथ प्रेजेंट की कोई कैपेसिटी या प्रेजेंट की कोई एबिलिटी होगी, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हमने कोई परमिशन लेनी है या कोई परमिशन देनी है, वहाँ पर भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, ये मैं परमिशन ले रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हारा पेन प्रयोग कर सकता हूँ, तो परमिशन सामने वाले ने मेरे को दी, यस यू कैन यूज़ इट, हाँ तुम इसे प्रयोग कर सकते हो। तो परमिशन गिविंग और परमिशन टेकिंग में भी कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट की परमिशन होनी चाहिए, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में भी किसी प्रकार की संभावना, जैसे वह इस समय स्कूल में हो सकता है, ही कैन बी इन द स्कूल एट दिस टाइम, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी जो है हमें ये दर्शाती है कि कुछ कॉन्फिडेंस है कि वो स्कूल में हो सकता है। राम कैन बी इन ऑफिस एट दिस टाइम, इस समय राम जो है ऑफिस में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये मे की पॉसिबिलिटी से थोड़ा अधिक है, मे में 50-50 रहता है, इसमें आप 70% पॉसिबिलिटी समझ सकते हैं विथ सम कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में प्रेजेंट की कैन का प्रयोग करेंगे। परमिशन गिविंग और टेकिंग, आज्ञा को लेने और देने में हम कैन का प्रयोग करेंगे। योग्यता जिसे एबिलिटी बोलेंगे, और कैपेसिटी जिसे क्षमता बोलेंगे, कोई प्रेजेंट की योग्यता है
प्रेजेंट की कोई क्षमता है, चाहे वो फिजिकल है चाहे मेंटल है, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। आपने अच्छे से समझ लिया पहला मॉडल। इसके बाद कैन का जो पास्ट है वो कुड है। अब कुड में हमें ये समझना है जो भी ये चीज़ें मैंने प्रेजेंट में बताई हैं आपको, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, अगर ये पास्ट में आती हैं तो हम इसे कुड का प्रयोग करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है, इन सभी मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और हम लोगों को जब कुड का प्रयोग करेंगे ये सभी चीज़ें पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी, पास्ट की परमिशन, पास्ट की पॉसिबिलिटी में कुड का प्रयोग होगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब यही चीज़ हम कई बार पोलाइट रिक्वेस्ट में भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड यू शो मी द पाथ टू द स्टेशन, इंटेरोगेटिव साइन। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में भी क्या तुम मुझे जो है एक स्टेशन का जो रास्ता है वो मुझे दिखा सकते हो, जो रेलवे स्टेशन का रास्ता है। तो यहाँ पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो है मोडाल मे। अब पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में मे एक ऐसा मोडाल है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिसमें हम किसी को ब्लेस कर सकते हैं या भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं या किसी के लिए हम अच्छा चाह सकते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ए सन, गॉड ब्लेस यू ए सक्सेस, भगवान तुम्हें सफलता प्राप्त कराए, भगवान तुम्हें एक प्रकार से किसी प्रकार की औलाद दे, भगवान आपकी लंबी आयु करे, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबा जीवन दे, मे यू हैव ए हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, भगवान आपको स्वास्थ्य और खुशी भरा जीवन दे। एक मे ही ऐसा वर्ड है जो कि ब्लेसिंग में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस सेंटेंस में, सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन साइन जरूर आएगा, आपको ये ध्यान रखना। तो जैसे बड़े लोग, टीचर्स, गुरुजन ब्लेसिंग देते हैं अपने छोटों, तो ये ब्लेसिंग में हम मे का यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये मे जो है एक ऐसा वर्ड है, और कोई भी मोडाल या और कोई भी वर्ड पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ब्लेसिंग के लिए चूज़ नहीं किया जा सकता, या कोई ऐसी जो एक प्रकार से वरदान देना है, किसी के लिए विश चाहना है, उसके लिए हम लोग मे का प्रयोग करें, ठीक है। और इसके बाद जो नेचुरल पॉसिबिलिटी है, जैसे बरसात का आना, अर्थक्वेक का आना, उसमें जो है प्रोबेबिलिटी है 50% है, लेकिन हम लोग नेचुरल कोई भी पॉसिबिलिटी है मे का यूज़ करेंगे। इट मे रेन टुडे, आज बरसात आ सकती है, कंफर्म नहीं है, 50% है, नेचुरल पॉसिबिलिटी है बरसात का आना, लेकिन मे का यूज़ करेंगे और किसी भी मोडाल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मे का प्रयोग हम परमिशन में भी, जो हमारा सीनियर है, कोई भी ऑफिस में है, स्कूल में है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे। मे आई कम इन सर, अगर वो आपको परमिशन देते हैं, यस यू मे कम इन, तो आप अंदर आ सकते हैं। तो इसका मतलब परमिशन गिविंग और परमिशन टेकिंग में भी हम मे का प्रयोग करेंगे। और पॉसिबिलिटी, ही मे बी इन द ऑफिस, ही मे बी इन द स्कूल, यहाँ पॉसिबिलिटी जो है वो 50% है कि वह स्कूल में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी में भी हम लोग मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मे का अगर पास्ट माइट ही काउंट होगा, अगर कोई किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी पास्ट की है तो हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी प्रकार का इनडायरेक्ट एक प्रकार से जब सेंटेंसेस बनाते हैं कि ये स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच है, तो वहाँ का मे माइट हम लोग करेंगे, प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अब फिफ्थ मोडाल विल। विल एक बहुत पावरफुल वर्ड है जिसमें हम किसी से भी प्रॉमिस करते हैं। आपने देखा आई हुई के साथ यूजुअली फ्यूचर टेंस में शैल लगता है, लेकिन जब हम आई और वी के साथ विल लगाएंगे, इट मीन्स हम कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई थ्रेट, किसी को धमकी दे रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई शैल टीच यू टुमारो, मैं कल तुम्हें पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ मैंने आई के साथ विल लगा दिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आई विल
टीच यू टुमारो, इट मीन्स कल मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और इसी तरह अगर किसी प्रकार की कोई थ्रेट भी दी जा सकती, सपोज करो कि कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाता है, फिर वो व्यक्ति दूसरे को धमकी भी देगा कि आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है। और ये प्रकार की धमकी है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन में कोई निश्चय किया आपने कि मुझे जो है ये काम फिनिश करना है, आई विल फिनिश दिस वर्क टुमारो इटसेल्फ, मैं ये काम जो है कल तक कर लूँगा। तो ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस या वादा करना, उसमें हम लोग आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हैं, ठीक है। और किसी को धमकी देनी है, उसमें भी हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग विल का जो पास्ट है वो वुड काउंट करते हैं, लेकिन वुड में ऐसी बहुत सी बातें हैं कि पास्ट का कोई भी हम लोग कह सकते हैं कि हैबिट है, तब भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जैसे वुड के साथ लाइक टू करते हैं, आई वुड लाइक टू बिकम एन IAS ऑफिसर, मैं एक NIS ऑफिसर बनना चाहूँगा, तो इट मीन्स ये उसकी विलिंगनेस है। ये विलिंगनेस में भी हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लाइक, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जहाँ रादर आ जाएगा कि आई वुड रादर डाई दैन बेग, कि मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूँगा, ये भी विलिंगनेस है एक प्रकार से, वहाँ भी एक प्रकार से वुड लगाएंगे रादर से पहले। तो ये ध्यान करना है, रादर वाले सेंटेंस में या लाइक टू वाले सेंटेंस में और विलिंगनेस होनी चाहिए, वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। अब मेरे से कोई पूछे कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो बहुत मोस्ट पोलाइट वर्ड है, जिसमें हम लोग किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो वुड है। आपके घर कोई गेस्ट आया तो आप उसको बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, तो कुछ कोई बात पूछते हैं, वुड यू हैव समथिंग, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे, वुड यू प्लीज़ मूव ए बिट, थोड़ा सा आप जो है साइड पे होंगे। तो वुड एक ऐसा वर्ड है जिसमें इतनी पोलाइट रिक्वेस्ट है, कोई आपको सामने वाला मना नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कुड भी वैसे पोलाइट रिक्वेस्ट में प्रयोग होता है, लेकिन वुड को हम लोग ऐसा मानते हैं बहुत हम्बल कर्टेसी के रूप में, पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं। वुड यू प्लीज़ हैव समथिंग एट दिस टाइम, वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, ठीक है, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से पोलाइट रिक्वेस्ट में आती है। तो इसके बाद मैं 7th मोडाल शेल के बारे में डिस्कस करता हूँ। आपको वैसे पता है कि आई और वी के साथ शेल लगता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब हमने विल का प्रयोग आई और वी के साथ किया तो प्रॉमिस या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या थ्रेट के रूप में हुआ। ऐसे ही अगर ही के साथ, शी के साथ, दे के साथ अगर शेल का यूज करेंगे, इट मीन्स कोई कमांड दी जा रही है, उस कमांड की सेंस में हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे ही शैल नॉट स्मोक इन माई रूम, वह मेरे रूम में स्मोक नहीं करेगा, धूमपान नहीं करेगा, अगर करेगा तो सजा मिलेगी। एक प्रकार की कमांड है, ऑर्डर है, ठीक है। और इसके बाद शेल जो है परमिशन के रूप में भी है। जैसे मैंने एक क्लास शुरू करनी है तो मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ, शैल आई स्टार्ट दिस क्लास, तो आई एम टेकिंग द परमिशन ऑफ यू, मैं आपसे जो है परमिशन ले रहा हूँ, क्या मैं ये क्लास शुरू करूँ। या मैंने कोई क्लास चल रही है और मैं कोई विंडो खोलना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँ कि शैल आई ओपन दिस विंडो, क्या मैं इस विंडो को खोल दूँ। तो ये एक प्रकार की परमिशन लेने की सेंस में भी शैल का प्रयोग किया जा सकता है। और वैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग मान के चलते हैं कि विल और शैल का प्रयोग होता है। जैसे आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन आई वी के साथ अगर विल का प्रयोग करें, अब समझ जाइए ये मोडाल है, इसमें प्रॉमिस या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या थ्रेट है। ऐसी अगर आई वी के साथ शैल का प्रयोग नहीं हो रहा और ही और दे और इसके बाद मैं मानता हूँ शी के साथ शैल का प्रयोग हो रहा है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर कोई कमांडिंग पोजीशन है, शैल जो है मोडाल के रूप में आ रहा है।
और shall बहुत सी जगह जो है परमिशन के रूप में मैंने आपको सेंटेंस बताया है, परमिशन के रूप में भी आएगा और सिंपल फ्यूचर टेंस में तो ये आएंगे। इसके बाद shall के बाद should। अब आपने देखा can का जो पास्ट है could है, may का जो पास्ट है वो might है, will का जो पास्ट है वो would है, लेकिन मैं shall का पास्ट should नहीं कहूँगा, क्योंकि जितने भी सेंटेंस should में बनते हैं वो पास्ट की सेंस में नहीं बनते, चाहिए की सेंस में बनते हैं। तुम्हें ये काम करना चाहिए। इट मीन्स किसी को किसी प्रकार की ड्यूटी बताना, कोई उसका कर्तव्य बताना, मॉरल ऑब्लिगेशन बताना, किसी प्रकार का एडवाइस सलाह देना, उसमें हम शुड का प्रयोग करेंगे जिसमें चाहिए की सेंस आई। जैसे मैं बोलूँगा यू शुड मीट द डॉक्टर इन दिस डिजीज, तुम्हें इस बीमारी में डॉक्टर को मिलना चाहिए, ये एक प्रकार से मैं एडवाइस दे रहा हूँ। दूसरा, यू शुड सर्व योर कंट्री, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो जहाँ पर मॉरल ऑब्लिगेशन आए, कोई ड्यूटी आए, कर्तव्य आए, तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो हमें शुड का प्रयोग करना। एक बात ध्यान करें कि जितने भी मोडाल्स हैं इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान करना, ठीक है। और इसके बाद जब हम लोग शुड का प्रयोग ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन या एडवाइस में करते हैं, तो एक ऐसा वर्ड है जहाँ लेस्ट अगर कहीं पर दिया होगा सेंटेंस में तो हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसकी सेंस क्या रहेगी? जैसे हम लोग कहते हैं वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो यहाँ लेस्ट जहाँ पर होगा तो सेंस आएगी नहीं तो, ठीक है। तो वहाँ जहाँ भी लेस्ट आएगा सेंटेंस में वहाँ शुड का प्रयोग करेंगे, जहाँ रादर आएगा वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे लाइक टू से पहले वुड का प्रयोग करेंगे। ये कुछ एक प्रकार से साइन है और आपको सेंस बना के मोडाल जो एप्रोप्रिएट है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे हम लोग किसी भी सेंटेंस में बोल देते हैं कि वर्क हार्ड, इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड, तो हम लोग कह सकते हैं लेस्ट यू शुड गेट फेलियर, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अगर हम लोग बोलते हैं कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, अगर ध्यान से नहीं चलोगे तो गिर जाओगे, तो नहीं तो की जो है कंडीशन जरूर आएगी इसके अंदर। तो अब आपने 8 मोडाल्स बहुत अच्छे से समझ लिए, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है। अब मैं 9th मोडाल के ऊपर आ रहा हूँ। वैसे जो ये 9th मोडाल है ये शुड से बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है, बस इसमें आपको ये ध्यान करना है टू, अगर आप समझते हैं कि टू अगर किसी फिलिंग द ब्लैंक्स में है तो आपको उसकी सेंस लेनी है। अगर चाहिए की सेंस है, अगर वो सेंटेंस किसी प्रकार की कोई एडवाइस दे रहा है, किसी प्रकार की कोई आपको ड्यूटी बता रहा है, मॉरल ऑब्लिगेशन कोई कर्तव्य बता रहा है, नैतिक कर्तव्य बता रहा है, तो हम लोग और टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ लेस्ट होगा वहाँ और टू का प्रयोग नहीं करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं शुड और टू में कोई अंतर नहीं है, केवल यहाँ पर टू है तो हम लोग ऑट लगा रहे हैं, और शुड जो है अकेला आएगा और लेस्ट जहाँ आएगा वो शुड ही आएगा। लेकिन इन दोनों की सेंस चाहिए की सेंस है, तो हम लोग ये कह सकते हैं यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। यू ऑट टू सर्व योर कंट्री, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यह आपकी ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो हम शुड और टू को एक ही सेंस में ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद 10th मोडाल है मस्ट। मस्ट में हम लोग कह सकते हैं कोई चीज़ आपको मैंडेटरी करनी है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, कंपल्शन है, 100% कंपल्शन है। अगर मैं कहता हूँ कि आई मस्ट टेक दीज एग्जामिनेशंस, मैं ये एग्ज़ाम जरूर करूँगा या इस एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर होऊंगा, तो ये 100% होना चाहिए। अगर किसी के पेरेंट्स किसी को एडवाइस करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी, यू मस्ट अटेंड द क्लासेस ऑफ योर कॉलेज, तो आपको अपने कॉलेज की क्लासेस जरूर अटेंड करनी चाहिए। अब चाहिए में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, 100% करनी चाहिए, नहीं करोगे तो
फेलियर मीट करोगे। तो मस्ट जब कोई सेंस आती है तो आपने ये समझना है कि मस्ट 100% श्योरिटी है एक प्रकार से, और हम लोग ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। और पूरे मोडाल्स में इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन किसी में नहीं है, चाहे वो विल का प्रॉमिस है, चाहे वो कैन का कॉन्फिडेंस है, लेकिन हम लोग मस्ट को 100% मांगने। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आई मस्ट टीच यू टुमारो, तो मैं 100% कल आपको पढ़ाऊंगा, ये जरूर या अवश्य की सेंस में आता है, ये हमें अच्छे से समझना, ठीक है। और इसके बाद नीड, जरूरत, नेसेसिटी। तो जब हम नीड की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान करना है, नीड जो है एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी यूज होती है और एक मोडाल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो कर ही रहे हैं। तो जब ये एक प्रकार से प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज होती है तो हम बोल सकते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है उसका भी हमको ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट है, और हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे ही नीड्स मनी, उसे पैसे की ज़रूरत है, या ही नीडिड मनी, उसे पैसे की ज़रूरत थी। तो नीड्स लगाया, नीडिड लगाया, पहला जो सेंटेंस है वो नीड के साथ एस लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार, क्योंकि नीड वहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब की ज़रूरत है कि पैसे की ज़रूरत है। ही नीड्स मनी, उसे पैसे की ज़रूरत है। और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म लगाई है नीड में, उसे पैसे की ज़रूरत थी, ही नीडिड मनी। लेकिन अब जब हम नीड का प्रयोग एज ए मोडाल करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ही नीड नॉट एनी मनी, उसे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय हम लोगों ने नीड के साथ कोई एस नहीं लगाना, कोई सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, कोई हमें ये भी ध्यान नहीं करना कि हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, दे है, वी है, तो हमें एज ए नीड लगाना है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बावजूद भी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे यू नीड नॉट अटेंड हिज मैरिज, तुम्हें उसकी शादी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने देखा कि नीड जो है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है, नीड जो है मोडाल के रूप में भी काम कर रहा है। ऐसे ही डेयर है, डेयर का मीनिंग होता है करेज, साहस करना किसी चीज़ का, किसी को चैलेंज करना। जैसे ही डेयर्ड मी टू फाइट, उसने मुझे लड़ने का चैलेंज किया, लेकिन यहाँ पर डेयर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, मीन्स डेयर भी एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है, ठीक है, और मोडाल के रूप में भी काम कर रहा है, ठीक है। ही डज नॉट डेयर टू एंटर माई रूम, वो मेरे रूम में आने की साहस नहीं कर सकता। ये जो है प्रेजेंट इनडेफिनिट का एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है। और जब ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा तो हम कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ डेयर लगेगा और इसे हम एक प्रकार से साहस के उसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हाउ डेयर ही स्पीक लाइक मी, तो वो कैसे साहस कर सकता है मेरी तरह बोलने का। या हाउ डेयर ही अब्यूज मी, वह मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तो इंटेरोगेटिव साइन में भी इस प्रकार का कर सकते हैं हम लोग, सेंटेंस बना सकते हैं। या नेगेटिव बना सकते हैं कि ही डेयर नॉट स्मोक इन माई रूम, वह मेरे कमरे में स्मोक करने का, धूमपान करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो देखा आपने कि एक प्रकार से क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में भी डेयर का प्रयोग कर रहे हैं और नेगेटिव में भी कर रहे हैं और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी कर रहे हैं, ठीक है। और यूज टू एक ऐसा टिपिकल जो एक प्रकार से मोडाल है कि हम लोगों को जब फिलिंग दी ब्लैंक्स करते हैं तो हमें ध्यान देना है, अगर टू दिया हो तो हमें ये ध्यान देना है कि मॉरल ऑब्लिगेशन है या ड्यूटी है तो हम ऑट का यूज़ करेंगे। अगर कोई पास्ट की हैबिट है तो हम यूज्ड का प्रयोग करेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो टू से पहले यूज्ड लगाना है या ऑट लगाना है फिलिंग दी ब्लैंक्स में। जब भी एग्जाम में दिया होगा तो आपको ध्यान देखना है, अगर कोई पास्ट की हैबिट है तो यूज्ड का प्रयोग करेंगे, और अगर चाहिए या मॉरल ऑब्लिगेशन है, कोई ड्यूटी के बारे में बता रहा है, कोई एडवाइस है तो ऑट का प्रयोग करेंगे। ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी है, ठीक है। पास्ट की हैबिट कोई भी हो सकती है। आई यूज टू ड्रिंक मिल्क एट नाइट, मैं रात को दूध पिया करता था लेकिन आज नहीं पिया करता। आई यूज टू गो ऑन वॉक विद माई ग्रैंडफादर इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ सैर पर जाया करता था
लेकिन आज नहीं जाते हो। तो पास्ट की कोई भी हैबिट है तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर बताना चाहूँगा, इन सभी मोडाल्स के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये तो आपने पहला एक पहलू इसका समझा। अब दूसरा पहलू आपको ये समझना है, ये जितने भी मोडाल्स हैं हम इसे पॉजिटिव में भी बना सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बना सकते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरी बात मुझे ये कहनी है, कई बार हम लोग देखते हैं कि विल के बाद हैव आता है फिर टू आता है। जैसे यू विल हैव टू गो टू मार्केट, मतलब तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा। इट मीन्स कंपल्शन वाला सेंटेंस है, जैसे मस्ट वाले सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर विल के साथ अगर हैव आता है, टू आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको ध्यान करना है कि यहाँ पर कंपल्शन है। यू विल हैव टू टेक दीज एग्जामिनेशंस, ये एग्ज़ाम तुम्हें जरूर देने पड़ेंगे, कंपल्शन है और आपको पढ़ाई अवश्य करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गेट द स्टडी, यू विल हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। ये सेंस जो है विल हैव टू के बाद आएगी। एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सभी जो मोडाल्स जो हैं पैसिव वॉइस के रूप में भी प्रयोग हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दो भी बताता हूँ कि जैसे आई कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, तो इट मीन्स कैन के साथ बी आया, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये समझ जाइए ये पैसिव वॉइस। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है कि जैसे आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूँगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा। तो मैंने ये बताया आपको, कैन के साथ बी लगा, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी। इट मीन्स पहला सेंटेंस जब मैंने बनाया था आई कैन डू दिस वर्क, तो आपने देखा कि मैंने दिस वर्क को जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिया, दिस वर्क के बाद फिर कैन लगाया, फिर बी लगाया, फिर थर्ड फॉर्म लगाई, फिर बाय लगाया और फिर मी लगाया। तो ये इस प्रकार से पैसिव वॉइस भी हम लोग सभी मोडाल्स का बना सकते हैं और बी लगा के उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सभी बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करे हैं, कहाँ पर ये 13 मोडाल्स का यूज़ होगा, कहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूप में भी हो सकता है। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ। कैन आई नॉट डू दिस वर्क, क्या मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। तो ये सभी मोडाल्स इसी प्रकार से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी बन सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया सभी मोडाल्स का पैसिव वॉइस भी बन सकता है और इसके बाद मैंने बताया विल के बाद हैव टू आएगा, कंपल्शन वाला सेंटेंस भी बन सकता है। ठीक है, अब इसके बाद कई बार आपने सेंटेंसेस में देखा होगा कि शुड के बाद हैव लगा होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। कुड के बाद हैव लगा होता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आए तो आपने ये ध्यान करना है कि शुड आया, हैव आया प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, कुड आया, हैव आया प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मस्ट आया, हैव आया प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। इट मीन्स ये पास्ट के सेंटेंसेस हैं जो अनफुलफिल्ड कंडीशन वाले हैं। जैसे यू शुड हैव अटेंडेड हिज मैरिज, तुम्हें उसकी शादी अटेंड करनी चाहिए थी लेकिन कर नहीं पाए, मतलब यू शुड हैव अटेंडेड हिज मैरिज। अब शुड आया, हैव आया, अटेंड में थर्ड फॉर्म आई, तो आपने ये समझना है कि अगर इस प्रकार का सेंटेंस मिलता है तो अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ये बात पूरी नहीं हुई, पास्ट की तरह बन गई है कि तुम्हें वो शादी अटेंड करनी चाहिए थी। ठीक है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। तो आपने देखा शुड हैव गॉन, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म लगी है। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आए तो आप लोगों ने ये समझना है कि ये पास्ट के अनफुलफिल्ड सेंटेंस है, जो इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें उसकी शादी अटेंड करनी चाहिए थी। या हम लोग कुड के बाद भी जब हैव लगाएंगे प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हम लोग उसमें भी इस प्रकार से कह सकते हैं कि तुम्हें
तुम इस काम को कर सकते थे, ये सेंस जो है इनमें आएगी। तो मुझे लगता है कि इंटरैक्टिव सेशन ये ज़रूर लेंथी ज़रूर हो गया, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि ये जो आपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स 11 की हैं और ये डीप स्टडी जो की है आपने मोडाल की, तो ये भी आपको ये बताएगी एक प्रकार से ये इंग्लिश लैंग्वेज के ऑर्नामेंट्स हैं। मोडाल जो हैं ये सभी 13, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ऑर्नामेंट्स के रूप में कहते हैं कि इंग्लिश को किस प्रकार से सुंदर बनाया जा सकता है, किस प्रकार से ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है, किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में मे का यूज़ करके हम किसी को ब्लेस कर सकते हैं, किस प्रकार से कैन का प्रयोग करके हम अपनी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी शो कर सकते हैं, किस प्रकार से हम वुड का प्रयोग करके पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से यूज टू का प्रयोग करके हम लोग पास्ट की हैबिट शो कर सकते हैं, किस प्रकार से डेयर का यूज़ करके हम कोई करेज की बात कर सकते हैं, नीड की बात करके हम लोग किसी को ज़रूरत बता सकते हैं, हमें ये चीज़ ज़रूरत है या ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किस प्रकार से मस्ट का प्रयोग करके हम लोग बता सकते हैं ये काम हमने अवश्य करना है, और किस प्रकार से ऑट टू और शुड का प्रयोग करके हम किसी को उसकी मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कुड और माइट और शेल का प्रयोग करके बता सकते हैं कि किस प्रकार हम कमांड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम नेचुरल पॉसिबिलिटी को 50% जिसमें प्रोबेबिलिटी है मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने ये बहुत आपको अच्छे से तरीके से कराया। इसके बाद अगर किसी के बाद उनके बाद हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वो भी एक पास्ट की कोई एक प्रकार से बात है जो अनफुलफिल्ड रह गई है। उसके बाद विल के बाद मैंने बताया कि हैव और टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंपल्शन वाला सेंटेंस बन गया है। और ये सभी पैसिव वॉइस में हम बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने इंटरैक्टिव सेशन थोड़ा सा आपको लेंथी ज़रूर लिया है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे इस वीडियो को और अच्छे से एंजॉय करोगे और इसको अच्छे से नोट करोगे, तो जब आप इंग्लिश को पढ़ोगे, जब इंग्लिश लैंग्वेज को लिखोगे तो उसमें परफेक्शन आएगा। आप कम्युनिकेट भी अच्छे ढंग से कर सकते हो, इंटरैक्ट बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन अच्छे ढंग से कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये जो मैंने 24 11 प्राइमरी और 13 मोडाल 24 हेल्पिंग वर्ब्स एक्सुलरीज के रूप में कराए हैं, जिसमें प्राइमरी और मोडाल्स हैं, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिए तो मुझे लगता है 40% आपका जो इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश की लैंग्वेज और जितने भी डाउट्स हैं बच्चों के, वो सब इस इंटरैक्टिव सेशन में क्लियर हो गए होंगे। मैं ये बात मानता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर जो 2 थे बहुत लेंथी हो गए हैं, लेकिन अगर हमें इस लेंथी सेशन को अच्छे से टॉलरेट कर लिया और अच्छे से एक प्रकार से एब्जॉर्ब कर लिया इन बातों को, तो मुझे लगता है ज़िंदगी भर आप कभी भी इस लैंग्वेज में मार नहीं खाओगे। और मैं अपने आप को बड़ा ग्रेटफुल मानूंगा कि आपके ये बेनिफिट दे सके, आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सके। मेरा मकसद इस किसी भी सेशन को लेंथी करना नहीं है, लेकिन बच्चों के मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ताकि जब वो इंग्लिश की क्लास में बैठें, कोई बुक पढ़ें, कम्युनिकेट करें, कोई एक न्यूज़ सुने, तो तब उनको ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान में रह जाएंगे और फिर उनको अच्छे से इंग्लिश समझ भी आएगी, अच्छे से वो इंग्लिश लिख भी सकते हैं। अभी तो ये एक रट्टाफिकेशन की बेस पे रहेगा, फिर उसका जो सेकेंड लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फिर एक रिफ्लेक्शन स्टेज आएगी, वो जो है कहीं भी इंग्लिश बोल सकते हैं, बना सकते हैं, और कहीं भी एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे से किसी भी टॉपिक पे एक करेक्ट एफिशिएंसी से परफेक्शन वाली जो इंग्लिश है वो लिख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है आपको मेन वर्ब के रूप में लूँगा, और मेन वर्ब में आपको पता ही है कि जब हम मेन वर्ब की बात करेंगे या एक्शन वर्ड्स की बात करेंगे तो हमें टेंसेस और सेंटेंसेस के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं क्या चीज़ लूँगा, लेकिन अब तक जो आपने इस प्राइमरी और इस मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स जो अच्छे से किए इंटरैक्टिव सेशन में, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये रजिस्टर जो है आपके ज़िंदगी भर काम आएंगे, और मैं इसको यहीं पर फिनिश करता हूँ। मुझे लगता है ये वीडियो लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और पेशेंसली इस लेक्चर को बाद में भी सुनेंगे,
और बार बार सुनने के बाद हम लोग इस पे इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड कर लेंगे, ऐसा मेरा जो है आप लोगों से होप है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, एंड आई थिंक यू मस्ट like this video, and if you have some queries you can you can ask any questions into the comment box, and subscribe this video and you will get the next video. Thank you very much and have a nice day.